क्योंकि अभी कोरोना के डेथ डेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भारत में कोरोना के जो संकेत मिले हैं, जो आंकड़े आए हैं, वो इस बात के सबूत पेश कर रहे हैं कि भारत में कोरोना अब वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है और देश के 8 राज्यों में संक्रमण की किलर रफ्तार स्लो हो गई है। टेंशन के बीच राहत की खबर। कम हो रही संक्रमण की दर। काम कर रहा है लॉकडाउन। 5 राज्यों का आर वैल्यू डाउन। अगर सावधानी से लड़ते रहे हम तो कोरोना का कातिल खेल खत्म। डॉक्टर से समझिए आर फैक्टर। क्लोज होगा कोरोना का चैप्टर। देश में इस वक्त बहुत बड़ी जंग चल रही है। जान बचाने के लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद चल रही है। सांसों को संबल देने के लिए युद्ध चल रहा है। कोरोना की वजह से देश की आबो हवा में दर्द है। माहौल मातमी है, गमगीन है। कोरोना के कातिल चंगुल में फंसी जिंदगी पूछ रही है कि आखिर ये जानलेवा दौर कब जाएगा, मारने वाली महामारी कब खत्म होगी। इन सवालों का सही और सटीक जवाब अभी किसी के पास नहीं है। न वैज्ञानिकों के पास है, न डॉक्टर के पास है, न सरकार के पास है और न ही हमारे पास। हाँ, हमारे पास वो खबर है, वो स्टोरी है जिसे सुनने के बाद आपको राहत जरूर मिलेगी। तनाव कम होगा, साहस बढ़ेगा, हिम्मत और हौसले में इजाफा होगा, क्योंकि ये इस वक्त बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, कातिल मर्ज के खिलाफ जंग के लिए। तो खबर यह है कि देश में कोरोना के आर वैल्यू में कमी आई है। ये घट गया है। अप्रैल महीने में जो आर वैल्यू 1.56 के आसपास था, अब वो मई महीने में घटकर 1.12 हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश के 5 बड़े राज्यों की आर वैल्यू 1 के नीचे होने लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आर वैल्यू होती क्या है, इससे कोरोना खत्म कैसे होगा, इससे महामारी पर लगाम कैसे लगेगी, आर वैल्यू से कातिल दौर से मुक्ति कैसे मिलेगी। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मुश्किल दौर में यह अच्छी और राहत भरी खबर क्यों है। इन सारे सवालों के जवाब आपको सिलसिलेवार तरीके से मिलने वाले हैं। सबसे पहले आर वैल्यू क्या है वो समझिए। आर वैल्यू वो वैज्ञानिक फॉर्मूला है जिससे पता चलता है कि कोरोना का संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। इससे पता चलता है कि एक कोविड पेशेंट कितने लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है। अगर किसी देश या राज्य की आर वैल्यू 1 से कम है तो अच्छा है। आर वैल्यू के 1 से कम होने पर माना जाता है कि महामारी अंडर कंट्रोल है। अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी देश या राज्य में संक्रमण बहुत रफ्तार से वायरस फैला रहा है और वो महामारी का रूप ले चुका है। अगर आर वैल्यू 2 है तो बहुत खतरनाक है, 3 है तो और भी ज्यादा खतरनाक, अगर इससे भी ज्यादा है तो समझिए कि मौत का तांडव चल रहा है। एक R0 वैल्यू कहते हैं महामारी की जो निकाली जाती है, वो ये बताती है कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने अन्य लोगों को संक्रमित करता है। तो जिस महामारी की R0 वैल्यू अधिक होती है वो ज्यादा तेजी से फैलती है, इसकी कम होती है वो कम तेजी से फैलती है। और यदि R0 वैल्यू 1 से कम हो जाती है तो वो महामारी ही नहीं रहती, क्योंकि फिर वो संक्रमण फैल ही नहीं पाता। हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 का जो प्रजनन नंबर है, बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर, मूल प्रजनन क्षमता है, वो 2 से 3 के बीच है और अभी और ज्यादा है। जैसे हम यूके म्यूटेंट की बात करें या डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन की बात करें या आंध्रा में जो म्यूटेशन मिला है उसमें 15 गुना ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। तो एक व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति, वो बहुत सारे और लोगों को संक्रमण दे सकता है। अगर आर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो
आपको ये आपके लिए खतरे का निशान है और आपको वो हर मेजर करना है जिससे कि ये इन्फेक्टिविटी कम हो और रुक जाए और खत्म हो जाए। और जितने भी सक्सेसफुल नेशंस हैं जिन्होंने इन्फेक्टिविटी पे काबू पा लिया है और कोरोना पेंडेमिक पे काबू पा लिया है, उन्होंने अपना R वैल्यू गिरा के 0.7 0.6 कर लिया है। तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हमारे अपने जितने भी प्रयास हैं, सरकारों के प्रयास हैं, वो इस तरह रहें लॉकडाउन लगा के या कैसे भी, जिससे कि R वैल्यू 1 से नीचे रहे। जानकारों के मुताबिक R वैल्यू का महत्व इसलिए है क्योंकि ये दर्शाता है कि किस तरीके से एक आदमी से कई लोगों में ये संक्रमण हो रहा है, यानी इन्फेक्शन की गति क्या है। जिन जिन राज्यों में लॉकडाउन लगा वहां ये देखा जा रहा है कि R वैल्यू में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज हो रही है, यानी इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन जानकार साथ में ये भी कह रहे हैं कि इस पर भरोसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि देश में सही तरीके से डायग्नोस्टिक्स और टेस्टिंग हो। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि आखिर R वैल्यू कम या ज्यादा होने से कोरोना कम या ज्यादा कैसे फैलता है। अगर किसी देश या राज्य की R वैल्यू 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कोरोना मरीज कम से कम 3 लोगों को संक्रमित कर रहा है, फिर वो 3 लोग कम से कम 3 लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ये सिलसिला इसी तरह चलता जाता है। अगर R वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मरीज कम से कम 2 लोगों को संक्रमित कर रहा है, फिर वो 2 लोग कम से कम 2 लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। यह सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। अगर R वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मरीज सिर्फ 1 लोगों को संक्रमित कर रहा है, वो जिसे संक्रमित कर रहा है वो भी 1 को ही कर रहा है। जो हमारे महामारी वैज्ञानिक एपिडेमियोलॉजिस्ट, जो हेल्थ एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, एक मानक का उपयोग करते हैं, वो जिसे कहते हैं मूल प्रजनन क्षमता, बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर, जो R0 कहा जाता है। अब ये बताता है कि किसी एक संक्रमित रोगी के संपर्क में आने पर कितने और लोग उससे संक्रमित हो सकते हैं। यदि ये R0 1 या उससे अधिक है तो उसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति कई अन्य व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। वैज्ञानिक जो आधार के जो हमें जानकारी है, मीजल्स, खसरा जो होता है, उसमें एक पीड़ित व्यक्ति 12 से 18 दूसरे व्यक्तियों को संक्रमण दे सकता है। अब चूंकि भारत की R वैल्यू अब तक 2 या 3 पर नहीं पहुंची है तो ये अच्छी खबर है। उससे भी अच्छी खबर ये है कि जो R वैल्यू पहले 1.5 पॉइंट था वो अब 1.12 पर आ गया है। मतलब ये कि एक मरीज करीब 1 मरीज को संक्रमित कर रहा है। ये सब हुआ है लॉकडाउन की वजह से। कोरोना का जो R0 वैल्यू जो विशेषज्ञों ने निकाली, जो पहली वेव में थी, वो 3 से 4 के बीच में थी, जबकि ये म्यूटेंट आने के बाद ये बढ़ के 4 से 5 के बीच में इस समय दिख रही है। जो पॉजिटिविटी रेट है वो तो टेस्ट पॉजिटिविटी की बात करते हैं कि जितने टेस्ट हुए उतने से कितने प्रतिशत लोग पॉजिटिव निकले, तो उसका R0 से ज्यादा संबंध नहीं होता है। तो मतलब ये कि लॉकडाउन अभी कुछ दिन और रहना चाहिए, सख्ती की अभी और जरूरत है। R वैल्यू यानी रिप्रोडक्शन वैल्यू में कमी दर्ज उन्हीं राज्यों में हुआ जहां पर लॉकडाउन लगा था, यानी हम कह सकते हैं कि एक हद तक लॉकडाउन कारगर रहा। लेकिन अब ये इन्फेक्शन दक्षिण भारत की तरफ रुख कर गया है और बहुत ही तेजी से फैल रहा है। ऐसे में समय रहते अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो R वैल्यू में तेजी देखी जा सकती है। सरकारों को तो सख्ती करनी ही है, हमें भी और ज्यादा सावधान और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। अगर हम ये कर ले गए तो आने वाले दिनों में राज्यों का, देश का R वैल्यू 1 से नीचे आ जाएगा और किलर कोरोना पूरी तरह से काबू में आ जाएगा। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि कोरोना का R फैक्टर सकारात्मक संदेश दे रहा है, एक आस, एक उम्मीद जगा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम लापरवाह बन जाएं। हमें इसी तरह से सावधान रहना होगा, एहतियात बरतनी होगी, नियम और कानून को बनाना होगा। बेवजह घर से बाहर निकलने से हमें बचना होगा। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तभी संक्रमण की जो दर है उसको 1 पॉइंट से नीचे आ जाएगी। 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा केस और 4187 लोगों की मौत। 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मौत। कोरोना रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, सांसों की डोर थामता जा रहा है, लेकिन ये तबाही
और भी बड़ी होती और सांसों के लिए इससे भी बड़ा संकट खड़ा होता अगर देश में कोरोना का आर वैल्यू कम नहीं हुआ होता। अगर संक्रमण की दर में गिरावट न आई होती तो भारत का कोरोना मीटर बहुत हाई होता, मौत का ग्राफ और भी ऊपर होता। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर कह रहे हैं। तो हमारे देश में स्पेशली दिल्ली में ये जो आर वैल्यू है, इफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर है, ये मार्च के पहले हफ्ते में करीब 1.6 था, जो कि अब कम होके 1.16 रह गया है। तो ये एक अच्छी खबर है, जिसका मतलब है कि थोड़ा कम होने के कगार पे आ रहा है इन्फेक्शन। तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हमारे अपने जितने भी प्रयास हैं, सरकारों के प्रयास हैं, वो इस तरह रहें, लॉकडाउन लगा के या कैसे भी, जिससे कि आर वैल्यू 1 से नीचे रहे। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ये वो राज्य हैं जहां कोरोना का आर वैल्यू यानी इन्फेक्शन का दर लगातार गिर रहा है। मतलब यहां पहले के मुकाबले अब कम लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन राज्यों में लॉकडाउन लागू है, सख्ती है, पाबंदी है। यही वजह है कि कोरोना की चेन बढ़ने के बजाय टूटती जा रही है, उसकी स्पीड अब थमती नजर आ रही है। संक्रमण की रफ्तार में ये गिरावट भले ही छोटी है, लेकिन सुकून देने वाली है, राहत पहुंचाने वाली है, उम्मीद जगाने वाली है। उम्मीद ये कि अगर हम सावधानी और सतर्कता के साथ कोरोना का मुकाबला करें तो उसका अंत होना तय है। संक्रमित व्यक्ति वो बहुत सारे और लोगों को संक्रमण दे सकता है। ये आर 1 से ज्यादा होने का ये मतलब है, और जितना वो ज्यादा होता जाता है उतनी ही संक्रमण वो और ज्यादा फैलाने की क्षमता वो रखता है व्यक्ति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी महामारी में। आर वैल्यू यही दर्शाता है कि संक्रमण कितनी तेजी से और एक व्यक्ति कितने लोगों में फैला सकता है। एक तरफ जहां 8 राज्यों में किलर कोरोना स्लो हो रहा है, मतलब एक तरफ जहां इन्फेक्शन पर लगाम लगती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां इस वक्त कोरोना पीक पर नजर आ रहा है। वहां ये महामारी बड़े पैमाने पर तबाही मचा रही है। सबसे बुरी स्थिति कर्नाटक की है। कोरोना केसेस में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। मौत का मीटर भी अब होता जा रहा है। जिस कर्नाटक में पिछले हफ्ते संक्रमण की स्पीड यानी आर वैल्यू 1.40 था, वहां अब ये इन्फेक्शन की दर बढ़ रही है। मौजूदा वक्त में कर्नाटक की आर वैल्यू है 1.43। यही वजह है कि कर्नाटक सरकार को पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाना पड़ा। ये इस समय जो है वो, जैसे महाराष्ट्र में इसको 1.65 कह रहे थे, तो 1.65 बहुत ज्यादा होता है, और 2 और 3 हो जाए तो बहुत ज्यादा होता है, जो इस समय लग रहा है। जिस तरह से संक्रमण घर घर में फैल रहा है और एक एक व्यक्ति घर का 10-10 लोगों को, 22-22 लोगों को संक्रमित कर रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देश के कई राज्यों में आर वैल्यू में गिरावट दर्ज की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। ये गिरावट मामूली है, इसे 1 पॉइंट से नीचे लाना होगा, तभी हम सुकून की सांस ले सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी देश में जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत ज्यादा है, डराने वाला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर किसी देश की पॉजिटिव परसेंटेज 5 के नीचे है तो कोरोना कंट्रोल में है। लेकिन भारत की मुश्किल ये है कि यहाँ 2 हफ्ते पहले पॉजिटिव परसेंटेज 34% था। राहत की बात यह है कि इसमें भी कमी आई है। अब पॉजिटिव परसेंटेज 24% के आसपास है। पॉजिटिव परसेंटेज ज्यादा हो और टोटल टेस्ट अगर कम हो तो भी पॉजिटिविटी रेट बढ़ जाती है। तो जनरली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने इसका थ्रेशोल्ड जो है वो रखा है 5%, कि अगर भाई 5% के नीचे है तो ये पेंडेमिक कंट्रोल में है हमारा, और ये पेंडेमिक प्रोपोर्शंस में अब और आगे नहीं बढ़ेगा। आइए देखिए, हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में 2 हफ्ते पहले ये पॉजिटिविटी रेट जो है बढ़ के 32% से 34% हो गया था, जो कि भाई बेहद चिंताजनक विषय था। और हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पीक अभी बढ़ेगी, और जो कि हुआ भी। और लेकिन उसके बाद इफेक्टिव गवर्नमेंट ने इफेक्टिव मेजर्स इंस्टीट्यूट किए, जैसे कि लॉकडाउन और मैसिव सोशल ड्राइव हुई, जिससे कि लोगों ने मास्क पहनना और एहतियात बरतना शुरू किया। तो उसके चलते अभी लेटेस्ट जो है वो ये जो पॉजिटिविटी रेट है वो गिर के 23-24% रह गया है। तो
इसका मतलब ये है कि पॉजिटिविटी रेट जो है ये इंडिकेटर होता है कि इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है सोसाइटी में। अगर वो पॉजिटिविटी रेट ज्यादा होगा इसका मतलब ज्यादा इन्फेक्शन फैलने का डर है और रेस्ट्रिक्शंस अभी हटाने नहीं है, यानी कि अभी रेस्ट्रिक्शन लगे रहना चाहिए। तो राहत की बात तो ये है, पर लापरवाह नहीं होना है, क्योंकि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, महामारी बढ़ेगी। इसलिए सरकारी सख्ती जारी रहनी चाहिए, हमें भी अलर्ट रहना होगा। ये मुश्किल जंग तभी जीती जा सकेगी। पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। और देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। तस्वीरें रोजाना हम आपको दिखा रहे हैं। रोजाना 4 लाख से ऊपर संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और अब कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी ने देश को अलर्ट कर दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर आज के हालात से भी भयानक होगी? क्या कोरोना की तीसरी लहर से बचना नामुमकिन है? तो इसका जवाब है नहीं। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव बेहद आसान है। क्या है तीसरी लहर से बचने के खास उपाय? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चार 4,01,078 केस, 4,187 मौत। क्या यही है कोरोना का पीक, कोरोना की तीसरी लहर? कोरोना की तीसरी कहर बरपाएगी कितना कहर? ये वो सवाल हैं जो देश के हर एक नागरिक को परेशान कर रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो हर कोई पूछ रहा है। आज इन सभी सवालों के जवाब आपको सटीक कैलकुलेशन और वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ देने जा रहे हैं। कोरोना के पीक को लेकर IIT कानपुर ने एक डिटेल्ड स्टडी की है। कोरोना के डेटा को एनालाइज किया है। IIT कानपुर के प्रोफेसर और एनालिस्ट पद्मश्री मरींद्र अग्रवाल ने देश में कोरोना की दूसरी लहर और तीसरी लहर को लेकर डेटा जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना की दूसरी लहर के पीक का समय आगे बढ़ गया है। देश में कोरोना का पीक 10 से 15 मई के बजाय जून के पहले हफ्ते में शिफ्ट हो गया है। पीक आने के बाद कोरोना के केस तेजी से घटेंगे। पूरे देश में व्याप्त है। हमारा गणितीय मॉडल जिसके द्वारा हम इसकी ट्रैजेक्टरी को ट्रेस कर रहे हैं, उसके अनुसार ये लगभग अपने अधिकतम स्तर पे है इस समय और कुछ दिनों के पश्चात आशा कर सकते हैं कि इसकी संख्या कम होने लगेगी। जहाँ तक प्रदेशों का सवाल है, उसमें कुछ प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश ये अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच के अब धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो गए हैं। इस रिसर्च में राज्यों में कोरोना के पीक के बारे में भी रिसर्च की गई। इसमें यह बताया गया कि ओडिशा, असम और पंजाब के पीक का समय कुछ साफ नहीं हो पाया है। इसके अलावा दिल्ली और मध्य प्रदेश का पीक आ चुका है। हरियाणा में पीक का समय आगे बढ़ गया है। लेकिन प्रोफेसर मरींद्र ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो दावा किया है वो वाकई डराने वाला है। एनालिस्ट के हिसाब से कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर के महीने में आ जाएगी। यानी IIT कानपुर के मुताबिक दूसरी लहर के खत्म होने के महज 2 से 3 महीने के बाद तीसरी लहर से देश का सामना होने वाला है। अब सरकार के लिए चैलेंज है कि तीसरी लहर को आखिर टाला कैसे जाए। लोगों ने आशंका बताई है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। पहली बात तो ये कि तीसरी लहर फौरन नहीं आएगी, अगर आना भी है तो कुछ महीनों बाद आएगी। और तब तक यदि हम अच्छे से वैक्सीनेशन करवा लेते हैं और साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ज्यादा भीड़ वाली जगहों में न जाएं और यदि जाएं भी तो मास्क पहने, तो तीसरी लहर आएगी भी तो ज्यादा उसका कोई प्रभाव नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने भी चेतावनी दे दी है। उनका साफ मानना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है। ऐसे में सरकार की तैयारी ही इसके प्रकोप को कम कर सकती है।
Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. लेकिन तीसरी वेव को लेकर कई सवाल आम आदमी के जहन में खड़े हो रहे हैं। क्या तीसरी लहर पहले से ज्यादा भयावह होगी? क्या तीसरी लहर में कोरोना का नया म्यूटेंट हमला करेगा? क्या वैक्सीन लेने वाले लोगों को भी इससे खतरा है? किस उम्र के लोगों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा? वैज्ञानिकों का भी मानना है कि तीसरी लहर से पहले देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट करने की जरूरत है ताकि कोरोना के खिलाफ एक सुरक्षा कवच हो जाए। लेकिन विजय राघवन का मानना है कि वैक्सीन को अपडेट करने की भी जरूरत पड़ सकती है। New opportunities for infection can arise if people become complacent or unprotected, assuming the surge is over. The frequency and sizes of such ups and downs must be reduced. This is in our hands. So keep effective distance, ensure adequate ventilation, do not crowd indoors or outdoors, wear masks appropriate to your location. तीसरी लहर को लेकर रिपोर्ट कितनी सही साबित होती है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक के लिए आम आदमी की जिम्मेदारी भी यह है कि खुद को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, क्योंकि हर किसी की भागीदारी के बिना कोरोना को हराना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात देश में बन रही एक और संजीवनी की करते हैं। कोरोना से इस लड़ाई में जिंदगी बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन रामबाण बनकर सबके सामने आया है। हर जगह इसकी डिमांड है, मांग है, लेकिन इस इंजेक्शन की किल्लत ने लोगों को मरने पर भी मजबूर किया जब नहीं मिला। और अब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने के लिए DRDO ने एक नया वैक्सीन इजाद किया है जो बहुत जल्द मार्केट में उपलब्ध होगा। देखिए। अब ऑक्सीजन की कमी से नहीं जाएगी जान। रेमडेसिविर की किल्लत से नहीं होगी मौत। कोरोना के खिलाफ मेड इन इंडिया संजीवनी। DRDO की दवा 2DG बचाएगी मरीजों के जान। देश को कोरोना के खिलाफ जंग में आज एक नया हथियार मिल गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने DRDO की दवा 2DG को अप्रूवल दे दिया है। यह अप्रूवल माइल्ड या सीरियस लक्षण वाले मरीजों को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए दिया गया है। इस दवा को DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर बनाया है। इस दवा के पहले फेज का ट्रायल अप्रैल 2020 में किया गया। मई 2020 में इसका क्लिनिकल ट्रायल का फेज 2 शुरू हुआ। फेज 2 में देश भर के 11 अस्पतालों के 110 मरीजों पर किया गया इसका ट्रायल। मरीजों पर दवा के अच्छे असर को देखते हुए नवंबर 2020 में फेज 3 ट्रायल शुरू हुआ। 27 अस्पतालों के 220 मरीजों पर ट्रायल किया गया। जिन लोगों में 2DG दवा दी गई उनमें से 42% लोगों में ये देखा गया कि उनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता खत्म हो गई। वहीं जिन लोगों में ये दवा नहीं दी गई उनमें से सिर्फ 31% लोगों की ही ऑक्सीजन पर निर्भरता खत्म हुई। यानी साफ है कि ये दवा ऑक्सीजन की जरूरत को कम कर रही है। वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि ये 65 साल से ऊपर के लोग यानी जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें भी काम कर रही है। इस दवा के मार्केट में आने से एक बड़ा फायदा ये होगा कि जिन मरीजों को रेमडेसिविर जैसी दवा नहीं मिल रही है ये उनके लिए 2DG एक सब्स्टिट्यूट का काम करेगी। अब ये समझिए कि ये दवा काम कैसे करती है। ये दवा पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोल कर लिया जाता है। ये दवा कोशिकाओं में वायरस को बढ़ने से रोकती है। इस दवा की खास बात यह है कि ये वायरस से संक्रमित कोशिकाओं की पहचान करती है। चूंकि ट्रायल में यह पाया गया कि इसे लेने वाले ज्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और मरीज को अस्पताल में ज्यादा दिन रुकने की भी जरूरत नहीं होती। ऐसे में इस दवा को जल्द से जल्द बाजार में लाने की तैयारी है जिससे कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में हिंदुस्तान को बड़ा हथियार मिल सके। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।